हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में समुद्री पत्न जो होते हैं, मतलब बंदरगाह। पत्नी का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर किस तरीके से प्रवेश द्वार के रूप में काम आते हैं। मतलब किसी देश के अंदर अगर एंट्री करनी है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्तर पर, मतलब जो पत्न होते हैं, बंदरगाह होते हैं, समुद्री जो तट होते हैं, अगर कोई देश से कोई व्यक्ति माल को लाने ले जाने का काम कर रहा है तो किसी देश में अगर घुसना है तो उसको किस प्रवेश द्वार से घुसना होगा? बंदरगाहों के द्वारा। बंदरगाह के द्वारा ही उस देश के अंदर वो एंट्री करेगा। तो यही टॉपिक होगा अपना, क्या? समुद्री पत्न। टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, समुद्री पत्न। और इसमें लिखना आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार के रूप में। ठीक है? कौन? समुद्री पत्न। समुद्री पत्न जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार के रूप में, एक तरीके से प्रवेश द्वार के रूप में एक तरीके से काम आता है ये। ठीक है? मतलब किसी देश में अगर आपको व्यापार करना है तो हमें किस मार्ग से जाना होगा? वो होगा समुद्री मार्ग होगा। और समुद्री मार्ग से किसी देश में प्रवेश करना है तो वो पत्न होंगे, मतलब बंदरगाह होंगे। अब देखिए, अब बात चल रही है किसकी? भारत की। मैं भारत की बात कर रहा हूं और भारत के बंदरगाह की बात करूंगा। ठीक है? जिसे हम कहते हैं पत्न। देखिए, भारत की अगर मैं बंदरगाह की बात करूं तो हमारे भारत देश के अंदर बंदरगाह बहुत है। उसका कारण है क्योंकि हमारे पास में समुद्री तटरेखा बहुत है। अब समुद्री तटरेखा का मतलब ये कि ये आपका भारत का निचला भाग है और जो आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ये जो भाग दिख रहा है, यहां पर आपके तटीय क्षेत्र और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आपके बंदरगाह मौजूद होते हैं। भारत जो है वो तीन ओर से समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है? और प्रकृति ने हमें एक बहुत लंबी तट रेखा भी प्रदान की है। एक बहुत लंबी तट रेखा प्रदान की है भारत ने, भारत को। और इसका फायदा जो है वो भारत को मिलता भी है। एक तो जो जल जो है, जो सस्ते परिवहन में काम आता है। हमारा जो परिवहन है जल वाला, जिसे हम जल परिवहन कहते हैं, ये परिवहन जो एक सस्ता परिवहन है, सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। ये एक समतल सपाट तल प्रदान करने का काम करता है ये तटरेखा। भारत के अंदर जो समुद्री यात्रा है बहुत पुराने समय से होती भी आ रही है, कोई ये आज नहीं हुआ। बहुत पुराने समय से भारत जो है वो परंपरागत रूप से समुद्री यात्रा करता आ रहा है और यही फायदा आज हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर समुद्री पत्नों के माध्यम से मिलता है। ठीक है? तो इसको हम मेंशन किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आपको इसको लिखना है? देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे? भारत तीन ओर से, भारत तीन ओर से समुद्री तट रेखा से घिरा हुआ है। ठीक है? भारत को प्रकृति ने बहुत लंबी तटरेखा प्रदान की है। ठीक है? तीसरी लाइन क्या लिखनी है आपको? जल सस्ते परिवहन माने जाते हैं। जल परिवहन सबसे सस्ते परिवहन माने जाते हैं। ठीक है? अब जब हमारे पास में तटरेखा ही बहुत लंबी है तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है, तो फायदा तो मिलना ही है। एक सपाट समतल तल प्रदान करने का काम ये परिवहन करता है। साथ में भारत समुद्री यात्रा काफी लंबे समय से कर रहा है और इस सस्ते जल परिवहन
का लाभ ले रहा है। आगे बात समझ में। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपके समुद्री पत्तनों के बारे में बता रहा हूं आपको मैं कि बंदरगाह से क्या फायदा है भारत को। भारत में समुद्री पत्तनों का एक रोचक तथ्य यह है कि भारत का जो पूर्वी तट है उसकी अपेक्षा पश्चिमी तट पर आपको ज्यादा बंदरगाह मिलेंगे। इसको एक डायग्राम से समझे इस तरीके से, यह आपका पूर्वी तट है और यह आपका पश्चिमी तट है, तो आपको इस भाग पर आपको अधिक क्या मिलेंगे, बंदरगाह, और इस भाग पर आपको कम बंदरगाह मिलते हैं। आगे बात समझ में। इस लाइन को भी हम मेंशन कर लेते हैं और इसको किस तरीके से मेंशन करना है देखिए। भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर समुद्री पत्तन मतलब बंदरगाह अधिक मिलते हैं। क्लियर, ठीक है। अब सुनिए आगे की ओर। देखिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में बंदरगाह का विकास जो हुआ है वो यूरोपीय जो वासी थे या व्यापारी जो होते हैं, यूरोप से जो व्यापारी आए थे उनके आगमन से हुआ और अंग्रेजों के भारत के उपनिवेशीकरण के बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर जो था वो दुगना हो गया। और वो दुगना इसलिए हुआ क्योंकि प्रवेश द्वार मतलब समुद्री पत्तनों ने यहां पर अपनी भूमिका निभाई है। अगर समुद्री पत्तन भारत में नहीं होते तो यूरोपीय व्यापारी भारत में आते नहीं, अंग्रेज भी अपने उपनिवेशीकरण जो है वो छोड़ते नहीं, और ये दोनों ही चीज जब भारत में नहीं होते तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पुराने समय में भी नहीं होता। लेकिन समुद्री पत्तनों ने अपनी भूमिका निभाई, यूरोप वासियों को अपनी ओर आकर्षित किया, अंग्रेजों को आकर्षित किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसको भी मेंशन करते हैं। ठीक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री पत्तन जिसे हम कहते हैं क्या, बंदरगाह, ने अहम भूमिका निभाई है। आगे बात सर में, यूरोपियों या कह दीजिए यूरोपीय व्यापारियों के आगमन व अंग्रेजों के उपनिवेशीकरण के आने से यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, यह कारण था भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बढ़ने का। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा क्यों, क्योंकि हमारे पास में बहुत लंबी तटरेखा थी, समुद्री पत्तन बंदरगाह मौजूद थे। इसी बंदरगाह के माध्यम से जो यूरोपीय व्यापारी है, इन यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ इन्हीं बंदरगाहों से। इन्हीं बंदरगाहों से हमारे जो अंग्रेज थे, उस अंग्रेजों के उपनिवेशीकरण जो है वो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं कारणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज बड़े स्तर पर इन्हीं समुद्री पत्तनों की वजह से, इन्हीं बंदरगाहों की वजह से मौजूद है। इसी कारण से विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और भी देखेंगे कि पत्तनों ने और हमारे भारत के अंदर क्या क्या उन्नति का काम किया है, बंदरगाहों ने किस तरीके से भारत को बड़े स्तर पर लेके गए हैं। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भारत के अंदर जो पत्तन थे, इन पत्तनों का जो आकार था और जो गुणवत्ता थी उसमें विविधता थी। कुछ बंदरगाह जो थे वो तो बहुत बड़े थे और कुछ क्या थे, सीमित प्रभाव के रूप में थे, छोटे। अब मैं बात करूं भारत के अंदर बड़े पत्तनों की, तो 12 तो प्रमुख पत्तन हैं, ठीक है, और 200 जो है छोटे बंदरगाह मौजूद है। प्रमुख पत्तनों की जो रूपरेखा तैयार करने का काम, उन पत्तनों का विकास करने का काम कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। उन प्रमुख पत्तनों के लिए जो नीतियां बनाई जाती है वो केंद्र सरकार बनाती है।
छोटे जो पत्न होते हैं, जो छोटे बंदरगाह होते हैं, उनके लिए जो नीतियां बनती है, उनके विकास के लिए जो नीतियां बनती है, कौन बनाता है? राज्य सरकारें बनाती है। प्रमुख पत्न जो होते हैं वो कुल यातायात के बड़े हिस्से का निपटान करने का काम करते हैं। छोटे पत्न जो होते हैं वो राज्य की सेवा करने के लिए या राज्यों की व्यवस्थाएं बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन पत्नों के बारे में भी हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? भारत में पत्नों का विकास व गुणवत्ता। ठीक है, विकास हो, गुणवत्ता हो, आकार हो सकता है, सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं है। मतलब पत्नों के अंदर क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। आगे बात समझ में, पत्नों का विकास भी एक जैसा नहीं है, गुणवत्ता भी एक जैसी नहीं है, और आकार मतलब फैलाव भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, कुछ बंदरगाह विस्तृत मतलब बड़े, व कुछ सीमित। सीमित का मतलब हम कह सकते हैं छोटे बंदरगाह उपस्थित है। समझ में आई बात? अब वो कैसे? भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह, अब 12 प्रमुख है तो मतलब बड़े हैं। समझ में आई बात? वे 200 छोटे बंदरगाह उपस्थित है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए प्रमुख पत्न के लिए नीतियां कौन बनाती है? केंद्र सरकार। वे के लिए के नीतियां केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, वे छोटे पत्न के लिए नीतियां राज्य सरकार बनाती है। मतलब उनके विकास पर जो ध्यान देती है, जो पैसा खर्च करती है। तो अगर प्रमुख की बात करूं तो प्रमुख पत्न बड़े पत्न होते हैं, वो तो केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग में आते हैं, और जो छोटे पत्न होते हैं उनके लिए जो विकास का काम करता है वो कौन करता है? राज्य सरकार करती है। प्रमुख पत्न जो है वो कुल यातायात का सबसे बड़े हिस्से का निपटान करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो निपटान करने का काम कौन कर रहा है? प्रमुख पत्न। ठीक है, प्रमुख पत्न सर्वाधिक माल वस्तु का निपटान करते हैं। और आपको मैं बता दूं, अंग्रेज जो लोग थे, इन अंग्रेजों ने पत्नों का उपयोग कहां किया? जो प्रदेश थे उन प्रदेशों में संसाधनों का अवशोषण करने के लिए, अधिक से अधिक अवशोषण करने के लिए पत्नों का उपयोग किया। अंग्रेज जो थे इन्हीं बंदरगाहों से माल ले जाते थे भारत से लूट लूट कर विदेशों के अंदर, और अंग्रेजों ने ही इन पत्नों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कह सकते हो, अवशोषण जिसे हम कह सकते हैं, ज्यादा दोहन करने का काम यही पत्न काम आए थे अंग्रेजों के लिए। ठीक है, चलिए इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं। अंग्रेजों ने इन पत्नों का उपयोग पृष्ठ प्रदेशों का अवशोषण करने में किया। आगे बात समझ में, तो ये आपके समुद्री पत्नों से संबंधित है। और भी मैं आपको बताऊंगा इन समुद्री पत्नों के बारे में, क्या क्या समुद्री पत्न भारत के अंदर एक रोचक तथ्य लेके आया है, किस तरीके से भारत के अंदर इन पत्नों का उपयोग हुआ है। ये सारे उपयोग मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भारत के जो आंतरिक भाग है, जो आंतरिक प्रदेश है, वो रेलवे के विस्तार से स्थानीय बाजारों व क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजारों को
अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम करता है और फिर वहां से बंदरगाह अपना काम करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए भारत का जो आंतरिक भाग है, अब वहां पर तो बंदरगाह है नहीं, ठीक है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कोई बंदरगाह थोड़ी है, लेकिन उन क्षेत्रों को रेलवे किससे जोड़ता है, बंदरगाह से जोड़ने का काम करता है। आगे भाषण में इसको भी हम मेंशन करते हैं, लिखिए भारत के आंतरिक भागों को रेलवे के विस्तार से, ठीक है। अब रेलवे का जब विस्तार हुआ तो सबसे पहले कौन सा भाग जुड़ा, वहां का स्थानीय बाजार, सबसे पहले स्थानीय बाजार जुड़ता है उन रेलवों से। तो स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, ठीक है, वहां का स्थानीय बाजार हो या फिर कैसे कह दीजिए क्षेत्रीय बाजार हो, रेलवे ने जोड़ दिया, ठीक है, को राष्ट्रीय बाजार, ठीक है। अब जब स्थानीय बाजार जब जुड़ गया आपस में, तो राष्ट्रीय बाजार जो है उन राष्ट्रीय बाजारों को आपके अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम किया किसने, समुद्री पत्तनों ने, ठीक है। रेलवे ने तो काम कर दिया कि रेलवे ने क्या काम किया कि भारत के आंतरिक भागों को रेलवे के विस्तार से स्थानीय बाजार व क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजार व राष्ट्रीय बाजारों को व राष्ट्रीय बाजारों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से समुद्री पत्तन जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके से रेलवे से बंदरगाह जुड़ा और बंदरगाह पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जोड़ने का काम करता है। देखिए भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत को दो बड़े नुकसान भारत को हुए। एक आपका जो बंदरगाह है प्रमुख पत्तन, जो कि कराची, नाम सुना होगा आपने, कराची पत्तन जो कि पाकिस्तान में है, चला गया। और एक चिटगांव पत्तन है जो कि पूर्वी पाकिस्तान, आज बांग्लादेश के अंदर वो मौजूद है, वो भी भारत का बड़ा हिस्सा था, वो भी चला गया। इसको भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, भारत के विभाजन के बाद कराची, जो कि आपके कराची पत्तन जो है बंदरगाह, वो चला गया पाकिस्तान में, ठीक है, चला गया। वह चिटगांव जिसे हम कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, ये कहां चला गया, बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। अब ये जो नुकसान था इसकी भरपाई भारत ने किया। इस क्षति को पूरी करने के लिए भारत ने क्या किया, पश्चिम में तो कांडला पत्तन खोला और पूर्व के अंदर हुबली नदी पर कोलकाता पत्तन, जो कोलकाता के पास में डायमंड हार्बर के नाम से एक पत्तन का निर्माण किया गया और इनने इस क्षति को पूरी करने का काम किया। इसको भी हम मेंशन करते हैं। इस क्षति को पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए सबसे पहले पश्चिम में तो कांडला, पश्चिम में कांडला बंदरगाह, वे दूसरी दिशा कौन सी बताई मैंने आपके, पश्चिम में कांडला और दूसरा है पूर्व में हुबली, वे पूर्व में हुबली के पास कोलकाता में डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास में से आपका कराची पत्तन पाकिस्तान में गया और चिटगांव पत्तन भी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश में चला गया। इसकी क्षति को पूरा करने के लिए इन पत्तनों का होना जरूरी था जो इन्होंने बनाया। देखिए भारत के अंदर अगर हम बात करें पत्तनों की, तो एक विशाल मात्रा में एक घरेलू के साथ में विदेशी व्यापार का निपटान कर रहा है और भारत में पत्तनों का नौभार निपटान की क्षमता जो है अगर देखा जाए तो 1951 में कितना था, 20 मिलियन टन। 2016 में कितना हो गया, 837 मिलियन टन जो है आज नौभार इन्हीं पत्तनों के द्वारा हो रहा है। इसको मेंशन कर देते हैं। ये एक आंकड़ा है भारत का पत्तनों का। भारत
के पत्तनों के नौभार का निपटान 1951 के अंदर, अगर मैं बात करूं 1951 में, तो कितना 20 मिलियन टन था, जो 2016 में कितना टन हो गया, 837 मिलियन, 837 मिलियन टन हो गया। तो ये एक विकास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस पॉइंट के जरिए में ये पता चलता है कि पहले की तुलना में आज जो हमारा नौ भार का जो एक तरीके से भार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है वो बड़े स्तर पर हो रहा है। भारतीय पत्तनों का जो आधुनिकीकरण हुआ है, जिसके लिए कई निजी कंपनियों को भी आमंत्रित किया और उन कंपनियों ने भारत के अंदर इन बंदरगाहों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज बहुत बड़े बड़े बंदरगाह जो है वो भारत में मौजूद है। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, समुद्री पत्तन। अगले बिंदु में हम कुछ पत्तनों को लेके आएंगे, जैसे कांडला पत्तन है, जैसे इसके अंदर आ रहा है, डायमंड हार्बर है, ऐसे पत्तनों की हम चर्चा करेंगे। मुंबई पत्तन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पत्तन है, कहने का मतलब है संपूर्ण पत्तनों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।